नमस्ते एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube एजुकेशनल चैनल बिहार मैटर्स में। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतरेंगे जब पहली बार सही मायनों में बिहार की कमान बिहारियों के हाथ में आई। बात 1937 के चुनावों की है और हमारी पहली सरकार की। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक तरह से बिहार के स्वशासन का पहला अध्याय था। पहला अध्याय। हाँ, और इस पूरे राजनीतिक नाटक की जो पटकथा है वो लिखी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अच्छा। यही वो कानूनी ढांचा था जिसने प्रांतीय स्वायत्ता मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब उस समय के बिहार के लिए क्या था? देखिए, इसका सीधा मतलब था कि प्रांतों में जो दोहरा शासन चल रहा था, जिसे द्वैध शासन या डायरकी कहते थे, वो खत्म हो गया। अब प्रांत के मंत्री अपने विभागों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे। उन्हें अंग्रेज गवर्नर को नहीं बल्कि चुनी हुई विधानसभा को जवाब देना था। तो मतलब असली शक्ति अब चुने हुए नुमाइंदों के पास आ रही थी। कुछ हद तक, जी हाँ। इसी एक्ट के तहत बिहार को एक द्विसदनीय विधायिका यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर मिली। विधानसभा और विधान परिषद। बिल्कुल। और यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि इसी एक्ट के तहत बिहार विधानसभा की 152 सीटों के लिए चुनाव होने थे। चलिए, तो फिर इस कहानी को खोलते हैं। चुनाव हुए और नतीजे, जैसा कि हम जानते हैं, किसी लहर से कम नहीं थे। लहर से भी कहीं बढ़कर थे। कांग्रेस पार्टी ने तो एक तरफा जीत हासिल की। क्या आंकड़े थे? उन्होंने चुनाव में उतरी 107 सीटों में से 98 पर कब्जा कर लिया। 98? जी 98। ये आंकड़ा सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि जमीन पर लोगों का भरोसा पूरी तरह से कांग्रेस के साथ था। राष्ट्रवाद की एक जबरदस्त अभिव्यक्ति थी ये। ये तो स्पष्ट बहुमत से कहीं ज्यादा है। तो फिर तो सरकार बनाने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए थी। श्री कृष्ण सिंह या किसी बड़े नेता ने तुरंत प्रीमियर पद की शपथ ले ली होगी। यही कहानी में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत के बावजूद कांग्रेस ने सरकार बनाने से साफ इनकार कर दिया। ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब चुनाव लड़ना, जीतना और फिर सत्ता लेने से मना कर देना, क्यों? ये पूरी तरह से एक सैद्धांतिक लड़ाई थी। कांग्रेस का स्टैंड बहुत साफ था। क्या स्टैंड था? उनका कहना था, आपने हमें गाड़ी चलाने के लिए चाबी तो दे दी है, लेकिन आप स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ रखकर बैठना चाहते हैं और ब्रेक पर अपना पैर। बिल्कुल, हम ऐसे गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो ये बहुत अच्छी उपमा है। इसका मतलब वो गवर्नर की शक्तियों को लेकर चिंतित है। जी हाँ, कांग्रेस एक ठोस आश्वासन चाहती थी। वो चाहते थे कि गवर्नर ये वादा करें कि वो अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके मंत्रालय के दिन प्रतिदिन के कामों में दखल नहीं देंगे। उन्हें कागजी नहीं बल्कि असली स्वायत्ता चाहिए थी। एग्जैक्टली। और गवर्नर ऐसा कोई भी वादा करने को तैयार नहीं थे। और इसी खींचतान में एक राजनीतिक गतिरोध, एक पॉलिटिकल डेडलॉक पैदा हो गया। तो जब सबसे बड़ी पार्टी सरकार बना ही नहीं रही थी, तब बिहार कौन चला रहा था? गवर्नर रूल लग गया था क्या? यहीं पर वो गूगली सवाल आता है जो बीपीएससी और बीएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। और बहुत से अभ्यर्थी इसमें गलती कर बैठते हैं। बिल्कुल। इस गतिरोध के दौरान राज्यपाल ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया। तो इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस ने एक अंतरिम सरकार मतलब इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तकनीकी रूप से बिहार के पहले प्रधानमंत्री या उस समय के प्रीमियर श्री कृष्ण सिंह नहीं थे। एकदम सही। दोस्तों, अक्सर लोग श्री बाबू का नाम लेते हैं, लेकिन याद रखिए टेक्निकल तौर पर बिहार के पहले प्रीमियर मोहम्मद यूनुस थे। भले ही उनका कार्यकाल कुछ ही महीनों का था। जी, 1 अप्रैल 1937 से कुछ ही महीने। जो भी अभ्यर्थी ये चर्चा सुन रहे हैं वो इस तथ्य को जरूर नोट कर लें। आखिरकार महीनों के इस गतिरोध के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाने का फैसला कर ही लिया। ये डेडलॉक टूटा कैसे? वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक बयान जारी किया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि गवर्नर अपनी शक्तियों का उपयोग असाधारण परिस्थितियों में ही करेंगे, सामान्य कामकाज में नहीं। तो ये वो आश्वासन था जिसका कांग्रेस इंतजार कर रही थी? जी, और इसी के बाद 20 जुलाई 1937 को बिहार की पहली कांग्रेस सरकार ने शपथ ली। और प्रीमियर बने वो व्यक्ति जिन्हें हम सब बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से जानते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। जी हाँ। एक कप्तान तो मिल गया, लेकिन उनकी टीम में कौन से दिग्गज खिलाड़ी थे? आपने टीम शब्द का सही इस्तेमाल किया, क्योंकि ये वाकई एक ड्रीम टीम थी। बताइए जरा इस टीम के बारे में। विधानसभा के स्पीकर बने राम दयालु सिंह
और डिप्टी स्पीकर थे अब्दुल बारी। और अगर हम मंत्रिमंडल को देखें तो हर नाम अपने आप में एक संस्था था। कौन कौन थे मुख्य चेहरे? 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह जी ने सरकार बनाई। उनके साथ सबसे बड़ा नाम था अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिन्हें बिहार विभूति भी कहा जाता है। अनुग्रह बाबू? जी, अनुग्रह बाबू। उन्हें वित्त और स्थानीय स्वशासन जैसा सबसे महत्वपूर्ण विभाग मिला, मतलब फाइनेंस। ये तो सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। बिल्कुल। ये एक संदेश था कि सरकार की आर्थिक नीतियां और जमीनी स्तर पर शासन कांग्रेस के एक सबसे भरोसेमंद व्यक्ति के हाथ में होगा। और शिक्षा का विभाग, एजुकेशन, वो किसके पास था? शिक्षा और विकास की जिम्मेदारी मिली डॉक्टर सैयद महमूद को। वो खुद एक बहुत बड़े विद्वान और राष्ट्रीय नेता थे। और एक और महत्वपूर्ण मंत्री थे जगलाल चौधरी, जिन्होंने उत्पाद शुल्क और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग संभाला। तो श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा और डॉक्टर सैयद महमूद, ये तिकड़ी थी। हाँ, कह सकते हैं। और जो अभ्यर्थी हमारी ये चर्चा सुन रहे हैं वो इन पोर्टफोलियोज को स्टार मार्क कर लीजिए। ये मैच द कॉलम प्रकार के सवालों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सरकार बन गई, टीम भी बहुत मजबूत थी, लेकिन इसका कार्यकाल सिर्फ 2 साल से कुछ ज्यादा का रहा। इतने कम समय में क्या वो कोई ठोस काम कर पाए? नहीं, बिल्कुल। ये सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में थी। उनका एक सबसे पहला और साहसिक कदम था राजनीतिक कैदियों की रिहाई। ये वो लोग थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल में डाल दिया था। जी, और ये इतना आसान नहीं था। इस बात को लेकर गवर्नर और श्री कृष्ण सिंह के मंत्रालय के बीच काफी तनाव हो गया था। अच्छा। हाँ, एक किस्सा है कि जब गवर्नर ने कुछ कैदियों की रिहाई की फाइल पर आपत्ति जताई तो श्री कृष्ण सिंह अपनी बात पर अड़ गए और उन्होंने इस्तीफे तक की धमकी दे दी। अरे वाह। उनका कहना था, ये मेरे लोग हैं और इन्हें आजाद करना मेरा और मेरी सरकार का अधिकार है। अंत में गवर्नर को झुकना पड़ा। यह तो वाकई में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का एक साहसिक प्रदर्शन था। और आम लोगों के लिए, खासकर किसानों के लिए क्या किया गया? किसानों के लिए जो काम हुआ वो किसी क्रांति से कम नहीं था। सरकार ने बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938 पारित किया। इसके क्या मायने थे? ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये बिहार के सामाजिक ढांचे में एक भूचाल लाने जैसा था। सोचिए, सदियों से चली आ रही जमींदारी प्रथा में पहली बार किसान को कानूनी हक मिल रहा था। लेकिन जमींदारों ने तो इसका जबरदस्त विरोध किया होगा। बहुत विरोध हुआ। जमींदारों की एक बहुत शक्तिशाली लॉबी थी और उन्होंने विधान परिषद में इस बिल को रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन कांग्रेस सरकार का विधानसभा में बहुमत था और जनमत उनके साथ था। तो बिल पास हो गया? कुछ संशोधनों के साथ पास हो गया। ये सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं था, ये लाखों किसानों को सम्मान और सुरक्षा देने वाला एक मनोवैज्ञानिक कदम था। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ? डॉक्टर सैयद महमूद के पास था ये विभाग। उन्होंने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया, जिसे मास लिटरेसी कैंपेन यानी व्यापक साक्षरता अभियान कहा जाता है। मास लिटरेसी कैंपेन? जी, ये बिहार में शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की पहली बड़ी संगठित कोशिश थी। इसका लक्ष्य सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं, बल्कि वयस्कों के बीच से निरक्षरता को जड़ से खत्म करना था। ये तो बहुत प्रभावशाली लगता है। बिल्कुल। आप एडीओ बनना चाहते हैं तो डॉक्टर सैयद महमूद का मास लिटरेसी कैंपेन जरूर पढ़िए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के एग्जाम्स के लिए ये हाई यील्ड टॉपिक है। तो सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। फिर ये सरकार सिर्फ 2 साल ही क्यों चली? क्या वजह थी? इसकी वजह ना तो कोई अंदरूनी लड़ाई थी, न ही अंग्रेजों का कोई सीधा हस्तक्षेप। इसकी वजह एक अंतर्राष्ट्रीय घटना थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2? हाँ, और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से पूछे बिना एक तरफा फैसला लेते हुए भारत को भी जर्मनी के खिलाफ इस युद्ध में शामिल कर दिया। तो मतलब ये कि कांग्रेस ने इसे अपनी और पूरे भारत की स्वायत्तता का अपमान माना कि इतने बड़े फैसले में उनसे पूछा तक नहीं गया। सही बात है। कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट और सैद्धांतिक था। उनका सवाल था, एक गुलाम देश किसी दूसरे देश की आजादी की लड़ाई में कैसे हिस्सा ले सकता है? पहले हमें आजाद करो। बिल्कुल। और इसी के विरोध में अक्टूबर 1939 में श्री कृष्ण सिंह के पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। और ये सिर्फ बिहार में नहीं हुआ? नहीं, ये सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में हुआ। एक अखिल भारतीय विरोध था। ये एक संदेश था कि भारत की किस्मत का फैसला भारतीय ही करेंगे। तो कुल मिलाकर 1937 से 1939 का ये दौर सिर्फ एक सरकार के बनने और गिरने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिहार के राजनीतिक स्वाभिमान, शासन क्षमता और सिद्धांतों की कहानी है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया।
ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का एक सुनहरा दौर था, भले ही छोटा था। लेकिन इसने साबित कर दिया इसने साबित कर दिया कि भारतीय नेता न केवल चुनाव जीत सकते हैं, बल्कि प्रभावी शासन चलाने में भी पूरी तरह सक्षम है। इस अनुभव ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को और भी मजबूत कर दिया। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। ये 2 साल का छोटा सा कार्यकाल था, लेकिन इसने साबित किया कि भारतीय नेता प्रभावी शासन दे सकते थे। अब ये सोचना दिलचस्प है कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये सरकार इस्तीफा नहीं देती, तो बिहार का सामाजिक आर्थिक विकास, खासकर शिक्षा और कृषि सुधार के क्षेत्र में, जी, अगले कुछ सालों में क्या मोड़ लेता? क्या वो सुधार जो आज़ादी के बाद हुए, उनकी नींव और भी मजबूत हो सकती थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इन नामों और तारीखों को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम बिहार में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर बात करेंगे। जय हिंद।